अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ना CS 403 लेक्चर नंबर 20 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 20 में हम वही नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो अब लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा था हमने। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दे दूंगा जिसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक है पूरी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, और वहाँ पे आकर सब चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं 403 में। ठीक हो गया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि आपको मालूम है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, जो मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं उनको ख़त्म करना होता है कॉलम में से। ठीक है, सेकंड वाले में हमने जो है ना उसके अंदर बनाना होता है यूनिकनेस। ठीक है ना, कि वहाँ पर हर एक रो में एक ना कोई एक यूनिक आईडी हो जिसके ज़रिए हम उसको फैच कर सकें डाटा। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CR ID स्टूडेंट ID। ठीक हो गया, कोर्स ID और स्टूडेंट ID। अब ये दो हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी की है। उन दोनों में से कोई किसी एक को हम प्राइमरी भी बना सकते हैं। तो दूसरी की होगी वो क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। कौन सी की होगी, वो एक कैंडिडेट की, या फिर आप उसे कभी बार कॉम्पोजिट की भी कह सकते हो। ठीक हो गया। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि हमारे पास जो है ना, जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब होता है, जब हमारे पास वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है और जो जितनी भी नॉन कीज है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द कीज। यानी कि हमारे पास जैसे कि एक की कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, प्राइमरी की हो, और बाकी सारी जो की प्राइमरी ये वाली। ठीक है, ये वहाँ पर नॉन कीज है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, नॉन कीज है। ये सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट हो, किसके ऊपर, हमारे इस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये वाली प्राइमरी की के ऊपर। ठीक है ना। सेकंड के हमारे पास कॉम्पोजिट की होते हैं, प्लस आप कैंडिडेट की भी कह सकते हो। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या, रिडंडेंसी, इंसर्शन अनोमलीज, डिलीशन अनोमलीज, अपडेशन अनोमलीज, ये चीज़ें आती हैं कुछ हमारे पास सेकंड एंड के अंदर। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं कि हमारे पास अगर ये चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे 2NF है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें होंगी तो ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद नहीं होगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है हमारे पास डुप्लीकेशन। इंसर्शन और रिलीज का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। डिलीशन का मतलब क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास एक रिलेशन बना हुआ है टेबल का, तो हमारे पास एक टेबल से डाटा डिलीट हो रहा है, दूसरे टेबल से डाटा डिलीट नहीं हो रहा है। अपडेशन में भी सेम ऐसे ही हो रहा है कि हमारे पास एक टेबल से डाटा अपडेट हो रहा है, लेकिन दूसरे टेबल में डाटा अपडेट नहीं हो रहा, अगर हमारे पास में कुछ ना कुछ एक रिलेशन बना हुआ है। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पे यहाँ पर रिलेशन की जिसका बना होता है, यहाँ पर FLID का बना होता है। ठीक हो गया। FLID हमारे पे यहाँ पर क्या, एक फॉरेन की है, और यहाँ पर वापस से एक प्राइमरी की है वैल्यू। ठीक हो गया। अगर मैंने यहाँ पर कोड अपडेट किया है, ये वाला कोड अपडेट किया है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ अपडेट होना चाहिए था डाटा। ठीक है ना। या फिर अगर मैंने यहाँ पे ये वाला कोड को डिलीट कर दिया, अगर मैंने रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो इसको भी हमारे पास साथ साथ डिलीट होना चाहिए, इसको, इस वाले रिकॉर्ड को भी डिलीट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास टेबल जो है ना ऑलरेडी किस में हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, तो फिर और साथ साथ हमारे पास इसके अंदर ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी ना हो, तो इसे हम कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है हमारे पास, कि अगर सपोज करें यहाँ पे एक प्राइमरी की है, अब प्राइमरी की जो है हमारे पास पूरे के पूरे जो है नॉन कीज है, इनको क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हमारे पास ये इसका नेम है, उससे भी कोई ना कोई रेफर हो रहा है डाटा। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ट्रांजिटिव का। मैथमेटिक्स में आपने MTS 202 में शायद पढ़ा होगा ये ट्रांजिटिव वाला। ठीक है ना, कि अगर हमारे पास ए, थोड़ा बहुत तो मैं अच्छा करता हूँ, ए जो है अगर बी के बराबर है, ठीक है ना, कह रहा है कि ए जो अप्रोच करे बी को, और बी जो है अप्रोच करे किसको, सी को, तो हमें कैसे करना है, ए अप्रोच टू सी। ये सब हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हमारे पास टेबल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ये प्राइमरी की है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है ये वाली। ठीक है ना, ये हमारे पास है प्राइमरी की। ठीक है ना, ये हमारे पास है नॉन की ये वाली। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या, नॉन की है। अगर हमारे पास प्राइमरी की जो है इसको अप्रोच करे, यानी कि नॉन की जो है, अगर मैं प्राइमरी की लिख रहा हूँ वन, वन का मतलब क्या है कि मेरे पास सारी की सारी नॉन कीज आ सकती हैं इससे। ठीक है ना। रोल नंबर वन का मतलब क्या है कि मेरे पास इसका पूरा डाटा आ सकता है, जैसे कि आपका ID कार्ड नंबर है, मैं उसको सही सारा डाटा निकाल सकता हूँ मैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है नॉन की, अब नॉन की जो है, अगर नॉन की
नॉन की अगर किसको रेफर करें, नॉन की को, ठीक है ना, तो इससे हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नॉन की को कभी भी रेफर नहीं करना चाहिए, हमेशा प्राइमरी की ही सबको क्या करेगा, रेफर करेगा ऑन द होल। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है ना, तो हम इससे कह सकते हैं ये हमारे पास टेबल कौन सी फॉर्म में है, ट्रांजिटिव फॉर्म में है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास है बाइको कोट नॉर्मल फाइन है कि BCNF है। BCNF क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास टेबल में कॉम्पोजिट की ना हो। कॉम्पोजिट की का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप दो आईडी थी ना, यहाँ पर अगर मैं आप ऊपर वाले टेबल में जाऊँ, यहाँ पर देखें ना, एक था CR ID, एक था STD ID। अगर हमारे पास ये दोनों एक ही टेबल में मौजूद हैं, तो फिर हम उससे कहते हैं भी ये BCNF के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। BCNF आप कह सकते हैं एक एडवांस बिहेवियर है, ये आप आगे आगे जाएंगे, ठीक है ना, आगे आगे आप मजीद डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। BCNF क्या होता है, BCNF बेसिकली होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। BCNF क्या है हमारे पास, एक फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, उसके बाद फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी आती है जिसे हम हाई नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, सिक्स भी आती है, सेवन भी आती है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, टेबल को हम प्योरीफाई करते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करना है इसके अंदर, टेबल्स को हमने बस प्योरीफाई करना है, वो कुछ भी नहीं करना। BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ना, वहाँ पर BCNF जो है ना, आपको मजे की बात बताता हूँ, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है ना, वो BCNF होता है, लेकिन BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं बन सकता। क्यों? थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर वापस कॉम्पोजिट की आ सकती है। कॉम्पोजिट की का मतलब क्या, एक प्राइमरी की आगे और दूसरे पर एक और आईडी लिखी है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ भी एक रोल नंबर है और एक यहाँ पर CNS ID है, CNS ID है, ठीक है ना, CNIC कह लो उसको, ठीक है ना। CNIC ID वहाँ पर कई बार रोल नंबर है, हालांकि दोनों यूनिक है, ये दोनों के दोनों वापस क्या होंगे, कॉम्पोजिट की होंगी। ठीक हो गया। दोनों को अगर मैं प्राइमरी की बना दूंगा, तो यहाँ पर कौन सी की बन जाएगी, ये कॉम्पोजिट की बन जाएगी। अगर कॉम्पोजिट की मौजूद है, तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है ना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होता है हमारे पास, कि ट्रांजिटिविटी ना हो। ट्रांजिटिविटी क्या होता है हमारे पास, ये वाला बिहेवियर ना हो हमारे पास, कौन सा वाला, ये वाला, हमारे पास ये वाला बिहेवियर ना हो, बी जो अप्रोच कर रहा है सी को, और फिर ए अप्रोच कर रहा है सी को इनडायरेक्टली, ठीक है ना, ये वाला बिहेवियर ना हो। और हमारे पास क्या है, सेकंड NF में वो मौजूद है। सेकंड NF का मतलब क्या है, कि जितनी भी नॉन कीज है, कौन सी वाली, ये वाली कीज है, यहाँ पे बना दूंगा सागर, ये वाली कीज, ठीक है ना, ये वाली कीज, ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करे हमारे पास, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करे हमारे पास प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करे सारे के सारे। अगर मैं प्राइमरी की लिख रहा हूँ 1, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, मैं ऑन द होल इसको रेफर कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है सेकंड NF। और थर्ड NF में हमारे पास क्या आता है, ये चीज़ प्लस और ये चीज़ हमारे पास, ये वाली चीज़ ना हो, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। क्लियर हो गया। अच्छा ठीक, आगे जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है BCNF क्या कहलाता है भी, हमारे पास टेबल के अंदर कॉम्पोजिट की ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो, जिसे हम वन कैंडिडेट की रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है ना, यहाँ पे एक मजे की डाली की हुई ये वाली, जो MCQs में अक्सर पूछ लेते हैं, कि यहाँ पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म BCNF होता है, लेकिन थर्ड BCNF जो है ना, यहाँ पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं बन सकता, ठीक है ना। BCNF जो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं बन सकता। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक है एक्स अप्रोचेस टू ए, जो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है ना। हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ना BCNF में है, लेकिन हमारे पास ए जो है, ए वो एक्स के अंदर मौजूद नहीं करता, एक्स के अंदर वापस ये मौजूद नहीं करता। क्यों? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू सारी ए के अंदर मौजूद है, लेकिन ए जो है ना, एक्स की वैल्यू ए में मौजूद है, लेकिन ए की वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद नहीं होंगी, ठीक है ना। हमारे पास जो है ना, ए की वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पे क्या था पढ़ाई आ रहे हैं, ठीक है ना। इनको बस आपने बस पढ़ना है, इनके में से MCQ आते हैं, कभी कभी कुछ शॉर्ट आए थे, कुछ भी नहीं आता इसमें से, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी पढ़ना है, ये वाले पॉइंट्स ये MCQs में आते ही आते हैं। BCNF की क्या कंडीशंस होती हैं, कभी वो पूछ लेते होते हैं वो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा, जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये BCNF में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो आ गई, देखे ना, मैं CN नंबर से भी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, और C नंबर से भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना।
तो इसी वजह से यहाँ BCNF में नहीं होगा कि किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसका नाम है हमारे पास हाई नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है ना। कभी कभार उसको फोर नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली जो होते हैं ना, जो प्रोफेशनल लेवल के जो डेवलपर होते हैं वो उसे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ही कहते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका अंदर आप मजीद प्योरीफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप इसके अंदर डोमेन्स कीज़ आ जाती हैं, आप यानी कि जो वेबसाइट्स की जो डोमेन होती है ना, उसकी कीज़ को और मजीद टोकन क्रिएट करते हैं, टोकन क्रिएट करके ताकि और यूनिकनेस आ जाए। टोकन के ज़रिए हम उसको हैंडल करते हैं, उसके अलावा वेरिफिकेशन के ज़रिए उसको हैंडल करते हैं, ठीक है ना। इससे हम इस तरह के काम करते होते हैं, ठीक हो गया। ये समरी आगे लेक्चर के आगे वहाँ पर लेक्चर में 21 है, इसमें आप दोबारा से नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएंगे, फिर एंड में फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? हमारे पास किसी भी डाटाबेस को एक मज़ीद एफिशिएंट और एक एक्यूरेट बनाने के लिए हम जिसके अंदर डाटा इजीली इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, ठीक है ना, और डिलीट कर सके, ठीक हो गया। और हम इजीली उसके अंदर टेबल के आपस में रिलेशनशिप बना सके। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये मैंने आपको एक नॉर्मलाइजेशन का खुलासा बता दिया, जो उन्होंने पूरे के पूरे इतने बड़े पैराग्राफ में लिखा हुआ ना, मैंने आपको एक नॉर्मल खुलासा बता दिया अभी कि जो है ना हमारे पास नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, टेबल को होता है ना प्योरीफाई करना, तो ना अच्छे तरीके से क्रिएट करना कि हम उसके अंदर जो है ना इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन ईजिली कर सकें, और उनके रिलेशनशिप जो बनाएंगे टेबल के आपस में, ठीक है, उसको भी हम ईजिली हैंडल कर सकें, ठीक हो गया। और नॉर्मलाइजेशन जो है ना अप टू कितने तक है हमारे पास? 6 ये एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं, कितने हैं? 6 NF तक जा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नॉर्मलाइजेशन एग्जांपल आ गई, ये आपने खुद पढ़नी है वाले एग्जांपल, ठीक है ना। ये वही एग्जांपल है, इसमें वापस एक टेबल मौजूद है, आपने क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करना है, जैसे कभी कभार एक पिछले साल जो है ना इसकी असाइनमेंट भी आई थी ये वाली, ठीक है ना। पिछले यानी कि जो पिछला जो बैच गुजरा है थर्ड सेमेस्टर का, उनकी ये वाली असाइनमेंट भी आई हुई है कि भाई उनको टेबल दे दिया गया था, वो कहते हैं भाई इसको आपने करना है नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज कैसे करोगे? पहले देखोगे कि भाई हमारे पास सबसे यूनिक आईडी कौन सी है, यानी कि इसमें से हमारे पास जो है प्राइमरी की कौन सी बन सकती है। हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी क्या बनेगी? प्राइमरी की बनेगी, ठीक हो गया। प्राइमरी की बन गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है देख रहे हो वहाँ पे ये दो कैंडिडेट की बनी हुई है, प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है ना। यहाँ पर देखें हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट मैनेजर, एम्प्लॉय आईडी, हॉर्स, एम्प्लॉय नेम, बजट, स्टार्ट डेट, सैलरी, एम्प्लॉय मैनेजर, एम्प्लॉय डेट और रेटिंग, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट नेम, ठीक है ना, ये दो जो है ना हमारे पास आप कह सकते हो कैंडिडेट की के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कभी कभार जो है ना हम इसको ये यहाँ पे वो है ना मिस्टेक है अभी यहाँ पर, हम इसको ठीक करना है कि प्रोजेक्ट नेम के ऊपर और ये एम्प्लॉय आईडी, ये दो चीज़ें जो है ना जिसके ज़रिए हमारे पास पूरा का पूरा टेबल डिफाइन हो रहा है, हमने ये ख़त्म करना होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के ऊपर पूरा का पूरा टेबल डिफाइन करना है। वो कैसे करोगे? बाई यूजिंग नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो है ना हमारे पास एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए हम क्या करेंगे? सैलरी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना। एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा? उसका एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी जो भी उसकी होगी, ठीक है ना। हमने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से सिर्फ उसका डाटा निकाला है, एम्प्लॉय नेम आएगा, ठीक है, हो गया, उसका सैलरी आ जाएगी, उसका एम्प्लॉय मैनेजर कौन सा है, उसका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें निकालनी होंगी, इसमें से कुछ भी नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के जरिए हमारे पास आ जाएगा, देख रहे हैं नीचे जाएंगे और मजीद आ जाएंगे इसके, देख रहे हैं, ठीक हो गया। एम्प्लॉय आईडी के जरिए, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के जरिए हम एम्प्लॉय मैनेजर के तरफ जा सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी के जरिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आ सकता है, एम्प्लॉय आईडी के जरिए सैलरी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर, डिपार्टमेंट आ सकता है, ठीक है ना। हमने बेसिकली क्या करना है? एम्प्लॉय आईडी के ऊपर हर चीज़ डिपेंडेंट करनी है। हमने क्या करना है? हमने सब चीज़ें एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंडेंट करनी है। क्लियर होगी? यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के जरिए उसको सैलरी वगैरह आ जाएगी, प्रोजेक्ट नेम के जरिए कौन सा एम्प्लॉय कर रहा है, रेटिंग और आ जाएंगे, प्रोजेक्ट नेम के जरिए हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाएगा, बजट स्टार्ट डेट आ जाएगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के जरिए प्रोजेक्ट एम्प्लॉय मैनेजर आ जाएगा, ठीक हो गया। किस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन सा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है इसकी फॉर नॉर्मलाइजेशन, ठीक हो गया। एम्प्लॉय के जरिए सारा एम्प्लॉय डेटा आ रहा है, प्रोजेक्ट नेम के जरिए मुझे मालूम हो जाए कि इसका रेटिंग क्या है, इसके कितने आवर्स है और कितने एम्प्लॉय इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट नेम के जरिए मुझे मालूम हो जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर है इसका, कौन सा बजट, कितना बजट है इसके प्रोजेक्ट का और कब स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के जरिए मुझे मालूम हो जाएगा कि इस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन सा है। क्लियर हो गया? इस तरह करके हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। क्लियर हो गया?
उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की एक और एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन कैसे की है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन क्या होती है हमारे पास, थर्ड नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, हम काफ़ी मरतबा पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ें, ठीक है ना। मेथड क्या पढ़ेंगे, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की बात आता है। हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कब आता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है हमने टेबल क्रिएट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ पे बनाना है, फिर आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर में बना लें आप, ठीक है ना। इसके वजह से कि हमारे पास ये एम एस विजुअल के अंदर में मिलते डायग्राम्स वगैरह, उससे करके बना लें आप, ठीक है ना। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब क्या है, मैंने स्कीमा की तरफ जाना। स्कीमा का मतलब क्या है, हमारे पास डेटाबेस क्रिएट करना, जैसे कि अभी हमने असाइनमेंट किया है, क्रिएट डेटाबेस करके टेबल्स क्रिएट किए हैं, इंसर्शन किए हैं, उस तरह करके हमने काम करना, ठीक है ना। वहाँ पे क्या कहता है, एस्टैब्लिश द फिजिकल डेटाबेस डिजाइन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। कंसेप्चुअल क्या है, जो आपने सोचा है, लॉजिकल का मतलब क्या है, जो आपने ऊपर नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका वहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्म लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा हमारे पास कौन सी चीज़ है, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जिसके भी हमने थोड़ी देर पहले असाइनमेंट्स वगैरह किए हैं, क्लियर हो गया। इसमें हमारे पास कोई भी थर्ड पार्टी टूल नहीं आता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग या कोई चीज़ इसमें नहीं आती, इसमें बस आप एसक्यूएल आता है, ठीक हो गया। नॉर्मलाइजेशन हम इसके अंदर कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मलाइजेशन इसके पिछला स्टेप्स था, वो कुछ भी नहीं करते, ठीक हो गया। हम इसके अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास, जो टेबल के कॉलम्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, टेबल से कॉलम मेरे ख्याल से मेरे पास रखा है भी उसका, लेट मी चेक। मेरे ख्याल, हाँ जी, ये देखा, ये देखिए यहाँ पे उसके असाइनमेंट का जो कोड है ना, जो जो मैंने आपको प्रोवाइड भी किया था मैंने अभी, ठीक है ना, ये वो आ गया कोड, ये देखा ना। ये क्रिएट टेबल किया हमने, यहाँ पर ये टेबल्स का नाम लिखे ना, ये वाले, ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद डाटा टाइप्स हमने लिखा। डाटा टाइप्स का मतलब क्या है हमारे पास, ये डाटा टाइप कि वहाँ पे जो इस कॉलम है, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर टाइप होगी। इसका कॉन्स्ट्रेंट क्या होगा, प्राइमरी की होगा। डाटा टाइप इसका क्या, वारचार है। लेंथ किसकी कितनी है, 255 है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती है, ये वाली, ठीक हो गया। तो ये वहाँ पे लेक्चर में 20 या 21 था, ठीक है ना। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।